हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके पास अपने यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए, आज की जो आपकी क्लास है, क्लास नहीं कहेंगे, पिछले वीक आपको मैंने वादा किया था कि जितने भी आपके पास कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना केवल कमीशन बल्कि अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो बुक आपके यूपीएससी लेवल तक आपकी प्रेफर की जाती है। तो मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 8 से 10 दिन में आपकी जो है इतनी जो है आराम से कवर हो पाती है बुक कि आपका यहाँ पे कमीशन वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि संडे को सेशन होगा, तो संडे आज है और संडे आपका है, तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। जितने तक बाकी स्टूडेंट आते हैं तब तक हम देख लेंगे इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो टेस्ट आपका ये फर्स्ट रहने वाला है, ठीक है, और 2023 आपका चल रहा है। कोई और अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर पॉलिटिक्स सेक्शन आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है कंपटीटिव एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके लिए भी आप हेल्पफुल ये क्लास आपके लिए रहेगी। क्लास इसको नहीं कहेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट में करूंगा और क्वेश्चन के जो है रिप्लाई भी मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव चैट में आप ना जुड़े। लाइव चैट में जुड़ सकते हैं और लाइव चैट में साथ साथ आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अब इसमें इंडियन पॉलिटी में तकरीबन आपका जो है 50 से 60% यहाँ पे बुक के अंदर जितना भी है उसको मैं आपके पास यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। तो कंप्लीट इसको हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आंसर आपने देने हैं। तो अभी जितने हैं ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट तो आपके लगभग आ ही चुके होंगे, क्योंकि जो है उनको पता है कि टाइम पर क्लास होनी है, तो मतलब कि आपके आना ज़रूरी है। बाकी स्टूडेंट भी जब तक आते हैं तब तक जो है कुछ एक स्टार्टिंग हम कर लेते हैं। तो इंडियन पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी में आपने क्या देखा है? इंडियन पॉलिटी का मैंने कहा था कि आपके पास संडे को एक सेशन होगा, उसमें आपका कंप्लीट टेस्ट होगा इंडियन पॉलिटी का। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या आपके देखने को मिलेगा? इंडियन पॉलिटी में आपका जो है स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपके देखने को मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आप बता दीजिए। पहला प्रश्न आप बता दीजिए, प्रश्न आपके लिए रहेगा इंडियन पॉलिटी की जो आपके पास बुक है, पहला चैप्टर आपके पास देखने को मिलता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपके पास स्टार्टिंग आप कहां से करते हो? स्टार्टिंग में आप करते हो यहाँ पे कंपनी के शासन की, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहां से आपके स्टार्ट होता है और कहां पे जाकर एंड होता है? अब इसमें जो है आपने क्या बताना, रिप्लाई तो चलो आपके आ ही रहे, रिप्लाई के माध्यम से नहीं आपके मैं आंसर करूंगा, आपको मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता दूंगा। आप इवेल्युएट खुद को करना चाहते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट साथ साथ करते रहे, या मन में आप जो है माइंड मैपिंग के थ्रू आप जो है क्वेश्चन के आंसर करते रहे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, और अंत कहाँ होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का? हालांकि स्टार्टिंग की बात की जाए तो 1600 ईस्वी तक से आपको देखने को मिलती है, लेकिन औपचारिक रूप से बात की गई है इस पॉलिटी के बुक के माध्यम से। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि औपचारिक रूप से जो आपके पास इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं उसमें जो औपचारिक रूप से कहां से कहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आपको देखने को मिलता है। तो 1773 से लेकर 1858, ठीक है। कंपनी का जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, कहां से देखने को मिलता है? 1773 से लेकर 1858 तक। इसका मतलब क्या हुआ? 1773 जो लिखा गया है, अब जो ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट है या फिर ये वाली क्लास तो आपको मैंने यूट्यूब पे प्रोवाइड कराई है, प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बनाया इंडियन पॉलिटी का, वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था? 1773 से किससे स्टार्ट होती है? एक एक्ट आपके देखने को मिला, उस एक्ट का क्या नाम है? एक एक्ट आपको देखने को मिलता है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का आपके शासन का जो है स्टार्टिंग आपकी दिखती है। औपचारिक रूप से यहाँ पे इसका आपके कह लीजिए कि आगमन यहाँ पे होता है, या औपचारिक रूप से यहाँ पे पहली बार जो है इस एक एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है अपने जो है कंपनी के शासन को अपने नियंत्रण में लेने का पहली बार प्रयास किया था इस एक्ट के माध्यम से। तभी आप जो औपचारिक रूप से इसको जो मान्यता प्रदान होती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1773 में एक एक्ट था, एक्ट का नाम क्या है? जिसने रिप्लाई कर दिया बहुत अच्छा, उनका बिल्कुल मैक्सिमम का सही है। हालांकि मैं नहीं देख पाऊंगा, कमेंट सेक्शन नहीं देख पाऊंगा मैं सभी का, लेकिन तब भी यहाँ पे आप बात करें तो 1773 में जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आपके देखने को मिला था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का औपचारिक रूप से जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या है इस पर नियंत्रण करने का प्रयास यहाँ पे स्टार्ट किया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में क्या क्या प्रावधान हुआ? एक तो पहले जो बंगाल का गवर्नर था, शब्दों पर ध्यान देना, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर में कह रहा हूं, एक वर्ड इसमें न्यू जुड़ गया इस एक्ट के माध्यम से। 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था, इस एक्ट के माध्यम से एक नया वर्ड जुड़ गया, उस वर्ड का क्या नाम है? गवर्नर, ठीक है। मैंने क्या कहा? बंगाल का गवर्नर, आगे है आपके पास जनरल। गवर्नर के साथ आपके एक वर्ड जुड़ गया जिसका नाम है गवर्नर जनरल। अब पहले यहां पे बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से क्या है, बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाए कौन है? बता दीजिए।
बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। जब नाम आएगा गवर्नर जनरल, एक जो वर्ड लग गया ये जनरल, ठीक है, इससे आपने क्या याद रखना कि इस जो वर्ड को कहां से जोड़ा गया, 1773 का जो आपके पास एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर जनरल है वो आपके पहले कौन बनते हैं, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने, जल्दी रिप्लाई करते रहिए साथ साथ, मैं देखता रहूँगा आपके, आप रिप्लाई करते रहिए साथ साथ, कोई इश्यू नहीं है। हालांकि सबके नाम लेने से जो टाइम वेस्ट होगा तो टाइम वेस्ट वाला काम नहीं होगा, यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी पॉलिटी की बुक यहाँ पे कवर हो जाए। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग। सभी को पता है किस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ऐसे प्रश्न पूछा जाए। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलो इस तरह से बहुत लेंथी हो जाएगा, सारे प्रश्न पूछना पॉसिबल है नहीं, तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा आपसे पूछते हूँ, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते, सिंपल बता दीजिए रेगुलेटिंग एक्ट आपके कब आया, 1773। आगे बात करते हैं, इसके बाद एक और एक्ट देखने को मिला 1784 का। उस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, 1784 का जो एक्ट है किस नाम से इसको जाना जाता है। या एक और प्रश्न इससे पहले भी बन सकता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए एक और एक्ट आपके देखने को मिला, वो एक्ट आपके क्या था और उस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, यही बता दीजिए किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बता दीजिए। साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट आपके करते रहेंगे ताकि मुझे पता लगे कि आप जो सीरियस हो पढ़ने के लिए। अगर जो है इस क्लास का रिस्पॉन्स यहाँ अच्छा रहता है तो जितने भी आपके सब्जेक्ट है, कमीशन की अगर मैं बात करूं तो 10 से 11 सब्जेक्ट से, उन 10 से 11 सब्जेक्ट के आपको इस तरह के टेस्ट में यहाँ पे मॉक टेस्ट इसको कह लीजिए, आपको वर्बली आपका ये हो रहा है, तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट के टेस्ट में ले लूँगा अगर यहाँ पे रिप्लाई आपके ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए बता दीजिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी कमियों को दूर करने के लिए संसद ने एक संशोधन किया। वो संशोधन आपके कब किया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किस नाम से उसको जाना जाता है, तो जी पहले प्रश्न का आंसर दे देते हैं। पहले प्रश्न का आंसर है 1781। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां देखने को मिली, इस कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट आया 1781 में। इसको किस नाम से जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, राइट। आगे चलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट आपके कब देखने को मिला, पिट्स इंडिया एक्ट आपके कब देखने को मिला, बता दीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट आपके कब देखने को मिला, ठीक है। जिनका भी आपके रिप्लाई देखने को मिल रहा है 1784, बिल्कुल आपके ये सही है। आगे चलते हैं, इसके अलावा एक और देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज आपने याद रखनी है कि 1784 का जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, इसके माध्यम से जो है कंपनी का ऊपर जो पूरी तरह से नियंत्रण आपके हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये भी आपने देखना किस एक्ट के माध्यम से यहाँ पे पूर्ण तौर पे नियंत्रण आपके क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने, तो 1784 के एक्ट के माध्यम से। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है आपके पास, एक एक्ट आपके देखने को मिलता है 1833। 1833 में एक एक्ट देखने को मिला, कौन सा एक्ट है बता दीजिए। 1833 में एक एक्ट देखने को मिला, 1833 में कौन सा एक्ट आपके देखने को मिला, और इस एक्ट के माध्यम से क्या किया, बंगाल के गवर्नर को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आया कुछ याद, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया, 1833। अब बता दीजिए कि कौन आपके बने थे, अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि 1833 एक्ट के माध्यम से आपके जो चार्टर अधिनियम ये आया था इसके माध्यम से आपके बने थे। चलिए बता दीजिए जल्दी से, जल्दी बता देंगे। मैं कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाई जितने पॉसिबल है उतने में देख रहा हूँ, लेकिन सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में जो है टाइम वेस्ट आपका होगा। बस आप रिप्लाई करते रहे अपने हिसाब से ताकि आपको सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका मिले। तो 1833 में जो आपके पास एक अधिनियम आया, चार्टर अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और कौन बने थे, विलियम बेंटिक, सभी को पता है। चलिए एक और अधिनियम देखने को मिला 1853। 1853 यहाँ पे अधिनियम देखने को मिला। इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, 1853 के अधिनियम के माध्यम से क्या चीज हुई। चलिए इससे पहले एक और चीज बता देता हूं, 1833 से रिलेटेड एक फैक्ट और है, चार्टर अधिनियम ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता देता हूं। 1833 के माध्यम से पहली बार क्या किया गया, सिविल जो सेवा है उसकी खुली प्रतियोगिता करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये असफल रही। ठीक है, असफल क्यों रही, किसने इसका विरोध किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, जो आपके पास खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ जो पहली बार करने का प्रयास किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से किया गया था, लेकिन यह असफल रहा। क्यों रहा, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो ये क्या है, इसके जो आपके पास कहाँ पे देखने को मिलता है, 1773 के एक्ट के माध्यम से आपने ये पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या उन्होंने पूछा, प्रश्न आपसे पूछा गया था 1853।
1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, एक आपकी समिति बनाई गई 1854 में। 1854 में उस समिति का क्या नाम है, उस समिति का नाम क्या है और ये किससे रिलेटेड थी? तो क्लू आपको देता हूं, सिविल परीक्षा जो आपकी होनी थी, खुली प्रतियोगिता, इससे संबंधित ये थी। चलिए बता दीजिए अब ये समिति कौन सी थी, 1854 वाली। 1854 में एक समिति आपको देखने को मिली सिविल सेवा से संबंधित, वो समिति आपकी कौन सी थी, ये आपने बताना है, प्रश्न आपके लिए रहे। तो मैकाले समिति, जिसका भी आंसर है बिल्कुल आपके राइट है। तो मैकाले समिति किसके लिए आई थी, आपकी जो प्रतियोगिता थी सिविल सेवा के लिए आपके देखने को मिली थी, सिविल परीक्षा से संबंधित थी। तो सबसे पहले जो है सिविल परीक्षा का आयोजन आपके कब देखने को मिला, 1855 में। कंप्लीट। यहां से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए आपके पास जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपके देखने को मिलता है 1926 में आपके वो देखने को मिलता है, ठीक है, 1926। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि पहली बार जो इंग्लैंड और भारत में एक साथ जो परीक्षा का आयोजन करने का जो प्रस्ताव है वो आपके कब किया गया था, चलिए बता दीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला, कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद एक और अधिनियम देखने को मिला 1858। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आपके पास कंपनी का शासन कहां से कहां तक देखने को मिलता है, 1773 से लेकर आपके पास 1858 में एक अधिनियम देखने को मिला, किस नाम से जाना जाता है इसको, 1858 का जो अधिनियम है इसको किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आप जल्दी करें, टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। तो 1858 में जो आपके पास अधिनियम देखने को मिला ये जाना जाता है भारत शासन अधिनियम। अगर इसकी बात की जाए तो ये अधिनियम किसके लिए आया था, तो ये आपके पास कंपनी के शासन का अंत करने के लिए यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और इस अधिनियम के माध्यम से क्या है, इस अधिनियम के माध्यम से शासन है कंपनी के हाथ से सीधा कहाँ चला गया, ब्रिटिश क्राउन। कंप्लीट। चलिए इसके बाद एक और काल आपके देखने को मिलता है, एक नया सेशन आपको देखने को मिलता है 1858 से आगे, और कहाँ तक आपके देखने को मिलता है, 1858 से आगे आपको चलेगा 1947। 1858 आपका हो गया, 1947 तक आ जाइए। अच्छा इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। अधिनियम इस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो पूरी क्लास आपकी हो जाएगी, पूरी पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, और इतनी मेरे पास चार्जिंग में नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अगर खुद से क्लास आपकी ऑफ होगी फिर समस्या आपकी हो सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बस रिप्लाई आप कर दीजिए। भारत शासन अधिनियम कब देखने को मिला, भारत शासन अधिनियम आपके कब देखने को मिला, 1919, जिसका है बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935 की। अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या प्रावधान देखने को मिला, इसमें आपको क्या प्रावधान देखने को मिला, प्रावधान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रावधान आपकी इसके अंतर्गत क्या था, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत क्या चीजें थी। एक तो आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, किसी को याद आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, केंद्र और जो राज्यों के बीच इकाइयों के लिए 3 सूचियां बनाई गई, वो 3 सूचियां आपकी कौन कौन से है, या बात की जाए तो 7 जो शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में आपके पास केंद्र और राज्य के बंदे जो शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण किया गया है, उसके लिए जो 3 सूचियां थी, उन 3 सूचियों का प्रावधान कहां पे देखने को मिला, 1935 में, ठीक है, 1935 के अधिनियम में। आगे चलेंगे, आगे आपके पास देख लेंगे, क्वेश्चन आपके पास बनता है, सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर आपके देखिए क्या है, सेकंड चैप्टर आपका क्या कहता है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है संविधान सभा को जो विचार किसके मन में आया, संविधान सभा के गठन का सबसे पहले विचार किसके मन में आया, सबसे पहले विचार संविधान सभा का कि संविधान सभा की बनाई जानी चाहिए। ये विचार किसके मन में आया और कब आया, ठीक है। जिनके रिप्लाई आपके मिल रहे हैं आपके पास एम.एन. रॉय, और कब आपके देखने को मिला, 1934। जिनके रिप्लाई है वो जो रिप्लाई आपके 1934 कर रहे हैं बिल्कुल आपके सही है, हालांकि मैं रिप्लाई नहीं देख पाऊंगा साथ साथ, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चलिए आगे चलेंगे, आपके पास इसमें जो आपके पास पहली बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की जो मांग है कब उठाई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पे भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग आपके कब उठाई थी, चलिए बता दीजिए। आधिकारिक तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जा रही है, तो बता दीजिए कि पहली बार ये कब आपकी मांग उठाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, जल्दी बता दीजिए। अगर आपका रिप्लाई है 1935 तो यू आर राइट, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में पूछ लेता हूं थोड़ा सा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, जिनके भी रिप्लाई है 28 दिसंबर 1885, यू आर एब्सोल्युटली राइट,
ठीक है। इसके जो सचिव कौन थे? एओ ह्यूम, जिनका भी रिप्लाई है बिल्कुल आपके सही है। इसके अलावा जो पहले अध्यक्ष आपके कौन चुने गए थे, या पहले जो आपके पास अधिवेशन जो हुआ था बंबई में, जो पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन जो देखने को मिला 28 दिसंबर 1885 को जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता आपके किसने की थी? क्योंकि कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए उसमें सभी में आपके पास लगभग हर अधिवेशन का एक अलग अध्यक्ष होता था। तो फर्स्ट अधिवेशन का अध्यक्ष आपके कौन था, बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, सभी का आपके WC बनर्जी, जिनका है बिल्कुल सही है। जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, एक बार लर्न कर लीजिए। इसके अलावा संविधान सभा की जब बात चल रही थी कि संविधान मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम टॉपिक चैप्टर 2 से आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, चैप्टर 2 से आपके क्वेश्चन। मैंने आपको लास्ट वीक जो वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें कहा था कि हम जो पॉलिटी सेक्शन आपका स्टार्टिंग में करेंगे सभी के लिए, चाहे ऑफलाइन वाले, मतलब कि आपके पास यूट्यूब वाले स्टूडेंट है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस वाले हैं। ऑनलाइन क्लासेस को तो मैंने करवा दिया है, लेकिन ऑफलाइन का अपना दायित्व तो बनता था कि आप जो है एक स्ट्रेटेजी जो आपके लिए लेकर आया हूं उसको आपने फॉलो करना है। तो चैप्टर 2 देखिए, चैप्टर 2 से आपने क्या पढ़ा? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो क्या प्रश्न बन सकते हैं? कैबिनेट मिशन का जो है आपके पास सुझाव द्वारा क्या आपके किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। तो कब इसका जो है गठन आपके देखने को मिलता है? तो इसकी फर्स्ट आपकी जो बैठक हुई थी, प्रथम जो आपके पास यहाँ पे बैठक देखने को मिलती है, कब देखने को मिली, बता दीजिए जरा। संविधान सभा की पहली बैठक आपके कब हुई? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इस बैठक में जो आपके पास अध्यक्ष थे वो कौन थे? तीसरा प्रश्न, इस बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो किस देश की तर्ज पे चुने गए थे? किस देश से यह प्रावधान आपके लिया गया था जो यहाँ पे एक अस्थायी अध्यक्ष आपके चुने गए? ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर, बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या बनना था? दूसरा प्रश्न था कि इसमें अध्यक्ष कौन चुना गया? अध्यक्ष इसको चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा, जिनके भी रिप्लाई था बिल्कुल सही था। तीसरी बात इसमें पूछा गया था कि किस देश की तर्ज के आधार पर इसको जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इनको जो है अध्यक्ष आपके चुना गया? इनको चुना गया था फ्रांस की तर्ज पे। फ्रांस में क्या किया जाता था? जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति है, सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या है? वो आपके अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेगा। तो ऐसा प्रावधान यहां से भी आपके लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें क्या प्रश्न बनेगा? इसके बाद स्थायी अध्यक्ष आपके कौन चुनेंगे? स्थायी अध्यक्ष आपके कौन चुनेंगे, बता दीजिए। स्थायी अध्यक्ष आपके कौन चुनेंगे? जब आपके पास संविधान सभा की जो बैठक आपकी होती है 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946, यहां पे क्या किया गया? 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए कौन थे आपके पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कंप्लीट। यहां से कुछ प्रश्न आपने पूछने तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपके पास, क्वेश्चन नंबर तो क्या आपसे बनेगा? क्वेश्चन तो मैं आपके पास सीरियल नंबर में नहीं दे रहा हूं। चलिए ये देख लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे जो है एक प्रस्ताव आपके देखने को मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको संविधान सभा के समक्ष आपके पेश किया था, जिसको जाना जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। कब आपकी संविधान सभा के समक्ष रखा गया था? कब जो रखा गया था? क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं और ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भारत की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से जो स्टार्ट होती है, यहां पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका आधार क्या है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का आधार किसे माना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष। कब किया था? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 ये प्रश्न आपसे बनता है। जिसका भी आपके पास 13 दिसंबर था बिल्कुल आपके सही था। और ये आपके पास पेश तो किया गया 13 दिसंबर, लेकिन इसको जो है पास कब हुआ है? संविधान सभा के आपके पास पास कब हुआ संविधान सभा से? ये प्रश्न आपसे कई बार बनता है, बता दीजिए। ये प्रश्न आपके पास कई बार बनता है कि इसको पास जो किया गया संविधान सभा द्वारा कब किया गया, किस पर्टिकुलर डेट को किया गया। ठीक है, जिनके रिप्लाई आपके देखने को मिल रहे हैं 22 जनवरी 1947। 1946 में आपकी ये संविधान सभा के समक्ष लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लाया गया था आपके पास ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, आई बात समझ? चलिए आगे चलेंगे। इससे रिलेटेड और प्रश्न बनेंगे कि टोटल आपके मेंबर कितने थे संविधान सभा में? आपके पास टोटल मेंबर कितने आपके रखे गए थे? कितने मेंबर रखे गए थे? संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। ठीक है, जिनके रिप्लाई है 389 बिल्कुल आपके सही है। अब 389 आगे डिवाइड थी कितने कितने भागों में? 296 किसमें थे? ब्रिटिश प्रांत में। इसके अलावा जो 93 कहाँ थे? देसी रियासतों में। ठीक है, ये आपके डिटेल में अगर आपने देखना होगा ये वाला टॉपिक तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न बनता है कि आपके पास जब जो है भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र आपके बने तो उस समय क्या देखने को मिला? उस समय आपके जो है जो आपके पास 389 मेंबर थे इसमें से कुछ आपके पाकिस्तान चले गए।
तो अब यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी आपकी रह जाती है? 299। ये आपसे प्रश्न बनता है। एक और प्रश्न बनता है कि जब संविधान आपके बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार कब हुआ? ये भी प्रश्न आपके पास है। संविधान बनकर तैयार आपके कब होता है? जो तृतीय वाचन है, कब इसको जो है इसके ऊपर सिग्नेचर किए गए? अच्छा, सिग्नेचर बता दीजिए कि कितने सिग्नेचर, कितने व्यक्तियों ने आपके पास उपस्थित थे? 284 मेंबर ने इस पे हस्ताक्षर किए। और संविधान बनकर तैयार कब होता है आपके पास? 26, बता दीजिए, 26 नवंबर 1949। यहां पे क्या किया गया? संविधान को अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया, यानी कि एडॉप्ट आप कह सकते हैं कि संविधान को एडॉप्ट जो किया गया। यहाँ पे कुछ एक प्रावधान यहीं पे तत्काल आपके लागू होते हैं। बात की जाए आपके संविधान की प्रस्तावना की, संविधान की प्रस्तावना में जो तिथि है संविधान को अंकित करने की, वो ये वाली तिथि आपकी मेंशन की गई है। तो हो सकता है ये भी पूछी जाए कि प्रस्तावना के अंदर जो आपके पास एक दिनांक है संविधान सभा से रिलेटेड कि संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित किया जाता, आत्मसमर्पित किया जाता है, तो कब किया जाएगा? 26 नवंबर। आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो है अधिनियमित, अधिकृत और आपके पास आत्मसमर्पित किया जाता है। प्रस्तावना के अंदर, प्रियम्बल के अंदर ये आपके वर्ड लिखे गए हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और संविधान को लागू कब किया गया? लागू कब किया गया? छोटे छोटे प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी के तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, यहां से बाहर क्या प्रश्न इसमें बन जाने। 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी क्यों आपके दिया गया था? ये भी अलग कॉन्सेप्ट है, ये भी पता होना चाहिए आपको। आपके क्वेश्चन रेज करवा रहा हूं मैं आपके माइंड के अंदर, रेज आप होने चाहिए क्वेश्चन कि क्यों। जो क्यों है, जब तक आपके माइंड में ये क्यों चलेगा, क्वेश्चन मार्क आपके रहेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों, मतलब कि आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके अंदर हो रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला टॉपिक आपने देखा है, जिन प्याजे वाला, उसको देख लेना, ब्रूनर वाला वो देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। माइंड मैपिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया बताएंगे जरा। इसमें इंडियन पॉलिटी हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास, क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम के हैं तो साइकोलॉजी आपने देखी होगी, साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी, साइकोलॉजी की क्लासेस आपको मैंने प्रोवाइड करवाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहां से मुद्दे से नहीं भटकेंगे। संविधान की कुछ एक समितियां थी, संविधान की कुछ एक समितियां थी, उसमें अध्यक्ष कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास बात की जाए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी की आपके पास कौन थे प्रेसिडेंट? टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर। ये भी प्रश्न बनता है, टोटल मेंबर कितने थे? 7 मेंबर थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपने बताना। ड्राफ्ट कमेटी के जो है अध्यक्ष आपके कौन थे? ठीक है, इसके अलावा और भी एक कमेटी है, प्रांतीय संविधान समिति। एक है ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आपके रिप्लाई देख लेते हैं बीच में। ठीक है, अध्यक्ष आपके कौन थे? तो अध्यक्ष आपके पास डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति में टोटल मेंबर 7 मेंबर। ठीक है, प्रांतीय समिति पूछता हूं आपसे, प्रांतीय समिति स्टेट कमेटी जिसे कहा जाता है, अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष कौन थे आपके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पहले एक और बात आप देख लेना कि यहां पे जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950। ठीक है, 1950 को और क्या क्या चीजें आपके देखने को मिली? 24 जनवरी 1950 को 2-3 चीजें हुई, जैसे कि आपके पास राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, इनको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ये चीज हुई। 24 जनवरी को आपकी लास्ट बैठक संविधान सभा की होती है, ये चीज हुई। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके पास, भारत की बात की जाए तो पहले राष्ट्रपति के तौर पे आपके यहाँ पे बने थे। तो कब इनको जो चुना गया था? 24 जनवरी 1950। कंप्लीट। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। प्रश्न आपके पास साइलेंट फीचर जो आपके पास क्या है? साइलेंट फीचर्स के अंदर जो भारतीय संविधान के अंदर कुछ एक चीजें अडॉप्ट की गई है दूसरे देशों से, यहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपके पास मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? सभी को पता है, ये वाले क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो यूएसए से लिए गए हैं। मूल रूप से कितने थे? तो मूल रूप से 7 थे। 8% कितने? 6 है। 6 क्यों है? क्योंकि एक को सस्पेंड किया गया है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको क्या किया गया? सस्पेंड किया गया 1978 में। अमेंडमेंट कौन सा था? 44। ठीक है, छोटी छोटी चीजें रिलेट करके चलेंगे सारी। इसके अलावा जी यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आपके निरस्त हुआ था इसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 31। ठीक है, इसके अलावा 19F, इन दोनों में आपके अमेंडमेंट देखने को मिला। अमेंडमेंट करके यहाँ पे इसको किस में डाला गया?
1948 में किसको डाला गया? आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको क्या बनाया गया? इसको कानून का अधिकार आपके बनाया गया। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपके पास प्रश्न अगर आपसे बने, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी बात की जाए मौलिक कर्तव्य, जिस तरह से आपके पास मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य भी है। तो मौलिक अधिकार कर्तव्य की बात की जाए तो किस देश के संविधान से ये लिए गए थे? तो पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य आप सभी को पता होगा रूस से आपके लिए गए हैं। तो रूस की अगर हम बात करूँ तो पहले ये USSR था, तो ये आपको पता होना चाहिए। मूल रूप से कितने थे? तो आपके पास मूल रूप से 10 थे। 8% कितने? 8% 11 है। 11 कौन सा जोड़ा गया है कि माता पिता या अभिभावकों का जो दायित्व क्या होगा कि अपने बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है उनको जो है शिक्षा का जो है जो अधिकार है, आर्टिकल 21A जो आपके जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86 अमेंडमेंट था। कब आपके देखने को मिला 86 अमेंडमेंट? 2002। ठीक है, यहां पे आपकी ये जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या गया? इसके अंतर्गत जो आपके पास आर्टिकल 45 था उसको व्यवहारिक रूप यहां पे दिया गया। आर्टिकल 21 आपके यहां पे देखने को मिला। और इसी के अंतर्गत क्या किया? जो आपके पास मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के अंदर एक जो है 11th आपके पास यहाँ पे एक ड्यूटी जोड़ेगी, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है। यहाँ पे अभिभावकों का ड्यूटी क्या होगी कि वो अपने बच्चों को है, अपने जो है जो उनके पास बच्चे हैं, चाहे रिश्तेदार के बच्चे हैं, अगर उनका पालन पोषण कर रहे हैं तो उनको क्या है यहाँ पे जो है शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रखा जाए। तो ये माता पिता का कर्तव्य होगा, इसको यहाँ पे जोड़ा गया। चलिए आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन सकता है? प्रश्न आपके बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न आपके पास यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड बन सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, प्लस इसके अलावा जो आपके पास संविधान के महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं, प्लस संविधान की महत्वपूर्ण सूचियां कौन सी है। यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर मैं आपसे पूछूं, इंपॉर्टेंट जो आपके पास आर्टिकल है वो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप देख लीजिए कौन कौन से आपके पास रहेंगे, बता दीजिए। आर्टिकल 3 क्या है? चलिए ऐसे नहीं, आपसे ऐसे पूछता हूं कि आपके पास नए राज्यों का निर्माण संबंधी या वर्तमान राज्यों के नामों में जो परिवर्तन होगा वो किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है अधिकार दिया गया है संसद को, ये बताना है आपने। किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आपके पास संसद को अधिकार है? ठीक है, जिनका रिप्लाई है आर्टिकल 2, बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए क्या इसका जो है संशोधन जो एक होता है, अमेंडमेंट जो किया जाता है संविधान संशोधन में, क्या आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो आपके पास संसद को अधिकार दिया गया है ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन इसमें किया जा सकता है? जो आपके पास संसद को अधिकार दिया गया है कि राज्य के नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ये जो अधिकार संसद के पास है तो यहां से क्या कर सकता है? अमेंडमेंट करके ये कर सकता है। तो क्या आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है ये? क्योंकि आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया किसमें नहीं थे? आर्टिकल 368 में। क्या ये यहां पे लागू होता है? नहीं लागू होता। आर्टिकल 368 में कौन से आपके पास अमेंडमेंट होते हैं? जो कि विशेष बहुमत द्वारा होते हैं। जब विशेष बहुमत की बात की जाए तो विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 मेजोरिटी से जो बिल आपके पास होने होते हैं। अगर यहां पे बात की जा रही आर्टिकल 2 तो ये क्या है? 1/3 साधारण बहुमत द्वारा, यहां पे विशेष बहुमत द्वारा। तो आर्टिकल 368 क्या कहता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है विशेष बहुमत द्वारा जो प्रावधान किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आपके सारे आते हैं। तो ऐसे में क्या मूल अधिकार भी आते हैं। तो इस संबंधी आपके पास कई वाद विवाद देखने को मिले। तो एट द एंड आपके केशवानंद भारती कहते हैं कि अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट कैसा होना चाहिए? उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर उसका खराब नहीं होना चाहिए। ये डिटेल में टॉपिक है, इसको क्लास के अंदर ही समझाया जा सकता है, ऐसे पॉसिबल है नहीं है समझाना। चलिए यहां पे आर्टिकल आपसे मैं पूछ रहा था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहां पे वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आर्टिकल 32 क्या आपके बात करता है? आर्टिकल 32 क्या बात करता है? आर्टिकल 32 बता दीजिए। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक, ठीक है, या संवैधानिक उपचार से संबंधित है आर्टिकल 32। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन का विचार जो किया जा रहा था किस आर्टिकल के अंतर्गत, किस डीपीएसपी के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। हालांकि बाद में इसको व्यवहारिक रूप दिया गया। बता दीजिए किस आर्टिकल के अंतर्गत आपके जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी? आर्टिकल 40। ठीक है, व्यवहारिक रूप इसको कब मिला? आर्टिकल 40 को व्यवहारिक रूप आपके कब मिला? आपके कब मिला था? 73rd अमेंडमेंट आपके देखने को मिला 1992। तो व्यवहारिक रूप आपके कब देखने को मिला? 1992। अब ये आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड था? ग्राम पंचायतों के गठन से। अब ग्राम पंचायतों का गठन
होना चाहिए, ऐसा विचार किसका था? ये कि गांधीवादी विचार है। गांधी जी ऐसा मानते थे कि ग्राम पंचायतों के स्तर पे या स्थानीय जो शासन है उसके जो समर्थक गांधी जी थे। तो यहाँ पे आर्टिकल 40 से रिलेटेड था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और हालांकि ये संवैधानिक आपके जो बना, तो ये कब आपके बना? 1992 में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से पहले आपके पास ग्राम पंचायतें नहीं थी? ग्राम पंचायतें थी। किस में थी? सबसे पहले जो है ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो 1959 में कहाँ पे देखने को मिली? राजस्थान के कहाँ पे? नागौर में। तो यहाँ से आपके पंचायती राज आपके स्टार्ट होता है, राजस्थान के नागौर से। लेकिन जो इसको संवैधानिक तौर पे जिसको अमेंडमेंट करके जिसको दर्जा प्राप्त हुआ 73rd अमेंडमेंट में 1992 और 1993 से पूरे देश भर में आपके लागू हुआ। ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो ग्राम पंचायतें आपके पास जब ये अमेंडमेंट हुआ तो इसको किस में रखा गया? ग्राम पंचायतों की अगर बात की जाए तो जब आपके पास 73rd अमेंडमेंट हुआ तो इसको जो है किसके अंतर्गत रखा गया? इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया। क्या नाम है भाग का? कौन सा भाग इसके लिए जोड़ा गया? बता दीजिए जल्दी से। इसके लिए आपके पास कौन सा एक भाग नया जोड़ा गया, ये आपने बताना है। ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन सा एक भाग आपके जोड़ा गया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि इसमें अनुच्छेद कितने से कितने तक देखने को मिलते हैं? 2 प्रश्न। चलिए बता दीजिए। अनुसूची भी बतानी है कि कौन सी अनुसूची के अंदर इसको रखा गया, अनुसूची भी आपने बतानी। ठीक है। जिसका आंसर आ रहा है भाग 9, बिल्कुल सही है। जिसका आंसर आ रहा है अनुसूची 11, शेड्यूल जो है 11, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 243 से लेकर 243 अणा तक, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं, 243 से लेकर 243 अणा तक बात की जाए, पंचायतों की बात की जा रही है, तो इसके अंदर जो आपके पास कितने विषय आपके अंकित किए गए हैं? इसके अंतर्गत कितने विषय आपके अंकित है? जिनका रिप्लाई आ रहा है 29, बिल्कुल आपके सही। ठीक है। इसी तरह आपके पास नगर पालिकाएं भी है, तो इसके साथ रिलेट करके चल सकते हैं। 73rd पंचायतें, 74th नगर पालिका। ठीक है। 1992 में दोनों हुए, 1993 से दोनों प्रभावित हुए। इसके अलावा भाग 9 में आपके पास पंचायतें, भाग 9A में आपके पास नगर पालिका। ठीक है। 11वीं अनुसूची में आपके पास पंचायतें, 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल में आपके पास नगर पालिका। 29 विषय आपके किसके? 29 विषय पंचायतों के। और बात की जाए आपके पास नगर पालिकाओं, तो नगर पालिकाओं के 18। ठीक है, ये वाला कंप्लीट। यहां तक किसी को नहीं पता था तो आपको अब पता लग जाना चाहिए। अमेंडमेंट मैंने बता दिया आपको, 73rd ये था, तो 74 आपके पास नगर पालिकाओं से रिलेटेड था। चलिए आगे आ जाइए। अब आपके पास आर्टिकल कुछ और देख लेते हैं। आर्टिकल जो है बताना है आपके पास। ठीक है, प्रश्न आपसे यही पूछता हूं, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल के अंतर्गत देख? फंडामेंटल जो ड्यूटीज है जो यूएसएसआर से आपके ली गई थी, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आपके देखने को मिलती है? ये प्रश्न आपके लिए है, बता दीजिए। प्रश्न आपके लिए क्या है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए और किस, चलिए ये तो आपको बता दिया। ये बता दीजिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद आपने बताना, अनुच्छेद आपने बताना किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनका भी आ रहा 51 है, बिल्कुल सही है। भाग किस में आएगा? भाग 4 क या फिर 4A। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। प्रश्न रहेगा आपके पास, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, जिनके रिप्लाई आपके देखने को मिल रहे हैं आर्टिकल 61। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं यहां पे। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए क्षमादान की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, किस आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलती है? तो आर्टिकल 72 जिनका भी है, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास से बात की जाए, आपके पास जो राष्ट्रपति द्वारा एक ज्वाइंट सेशन आपका बुलाया जाता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलता है? आर्टिकल बता दीजिए। आर्टिकल 108। जिसने भी किया बिल्कुल आपके सही है। अब बात की जाए कि आपके पास ज्वाइंट सेशन है, क्या ये विशेष बहुमत जो आपके पास चाहिए जिसके लिए? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर जितने भी अमेंडमेंट आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं, संविधान संशोधन जितने भी आपके पास आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए मेजोरिटी आपको चाहिए कितने की? 2/3 की। ठीक है, यानी कि विशेष बहुमत यहां पे चाहिए। क्या विशेष बहुमत के लिए भी आर्टिकल 108 की यूज आपका होता है? क्या राष्ट्रपति जो है किसी भी एक ऐसे विषय पे, मान लीजिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक स्थान थे, इसमें अमेंडमेंट किया जाना है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, क्या इसके लिए आपके पास ये विशेष बहुमत के आधार पे जो होना है, इसके लिए यहां पे ज्वाइंट सेशन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ज्वाइंट सेशन किसके लिए किया जा सकता है? ऐसे विषय जिन विषयों को पारित करने के लिए आपको चाहिए साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या है? 1/3।
1/3 की आपको जरूरत होती है। और ऐसे आपके जो है ज्वाइंट सेशन की अगर मैं बात करूं, अभी जब तक हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ये चल रहा है आपके पास जनवरी 2023। यहां पे जो है ज्वाइंट सेशन के अंतर्गत जो है टोटल कितने अधिवेशन आपके हो चुके हैं। अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन किसके लिए होता है? अगर जो है मान लीजिए दोनों सदनों की बात की है, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में मतभेद आपके हो जाता है किसी विषय को लेकर, किसी विषय को लेकर मतभेद हो जाते हैं और उस प्रस्ताव को पास करना साधारण बहुमत से होना है, लेकिन नहीं हो पाता, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है? उसके लिए ज्वाइंट सेशन आपकी ऑर्गेनाइज करता है। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर नहीं है फिर कौन करेगा? बता दीजिए। लोकसभा का अगर स्पीकर ही नहीं है तो कौन करेगा? अगर लोकसभा का स्पीकर ही नहीं होगा तो फिर आपके ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? नहीं पता? नहीं पता? अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं होगा फिर कौन करेगा? अगर उपाध्यक्ष भी नहीं होगा, बता दीजिए कौन करेगा फिर? ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति इसकी अध्यक्षता करेगा, जो ज्वाइंट सेशन आपका करवाया जा रहा है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, मान लीजिए कि सभापति भी नहीं है, राज्यसभा का सभापति भी नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, ऐसे में कौन करेगा ये आपने बताना। तो ऐसे में इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, हालांकि अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति इसको बुलाता है। उपाध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष के बाद अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर राज्यसभा का पदेन सभापति करेगा। अगर राज्यसभा का पदेन सभापति भी नहीं है, सोचा आपने कभी? अगर पदेन सभापति भी नहीं है, कितना रट लोगे? रटने वाले तो ये टॉपिक ही नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है उपसभापति भी, तो लोकसभा के जो मेंबर है वो डिसाइड करेंगे कि इस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता अब किसे दी जाए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा लोकसभा के मेंबर में। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि आर्टिकल 108 किसके लिए बुलाया जाता है? साधारण बहुमत, जहां पे आपको चाहिए होता है। विशेष बहुमत चाहिए आपके पास आर्टिकल 368 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भाग 20 में 368 के अंतर्गत आपके देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत जितने भी संशोधन हो गए उसमें ज्वाइंट सेशन आपका नहीं बुलाया जा सकता। क्लियर? कंप्लीट हुआ? यहां से आगे कोई आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, आर्टिकल जो है, आर्टिकल को छोड़ दीजिए, नाम आपको बताता हूं। धन विधेयक किसमें देखने को मिलता है? धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल या धन विधेयक की जो परिभाषा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलते हैं? जिनके रिप्लाई आ रहे 110, बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, इसके अलावा जो वित्त विधेयक की अगर मैं बात करूं, वित्त विधेयक जिनके रिप्लाई आ रहे हैं 117, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति जैसे कि आपके पास आर्टिकल 108 के अंतर्गत क्या कर रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट सेशन बुला रहा है, उस तरह राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि अगर कोई सत्र आपका नहीं चल रहा है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने सत्र आपके पास चलते हैं। 3 आपके हैं। ठीक है, जिनके रिप्लाई है 3, बिल्कुल सही है। कौन कौन से आपके रहेंगे? तो अगर बात की जाए 3 सत्र है, कौन कौन से हैं तो बता दीजिए। 3 सत्र जो आपके पास संसद के अंदर चलते हैं, और 1 से 2 सत्र के बीच में समय कितने का नहीं होना चाहिए? 6 मंथ से ज़्यादा का गैप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और बात की जाए सदन के सदस्यों की उपस्थिति की, अगर कोई भी सदस्य जो बिना अनुमति के 60 डेज से अधिक रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है, ना केवल लोकसभा राज्यसभा से बल्कि विधान परिषद और विधानसभा में भी यही प्रावधान है। ठीक है, समझ आई बात क्या मैं कहना चाह रहा हूं? बात समझ आई मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, मैंने सत्र आपसे पूछे थे, सत्र कौन कौन से? तो 3 तरह के सत्र हैं। कौन कौन से आपके पास? मानसून सत्र देखने को मिलता है, इसके अलावा बजट सत्र आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा आपके पास विंटर सेशन जो आपके पास ग्रीष्म का माफ कीजिएगा, आपके विंटर सेशन को आपके क्या कहेंगे? शीतकालीन सत्र। 3 तरह के सत्र है। तो ग्रीष्मकालीन कोई भी सत्र नहीं होता, तो जिसको लगता है कि ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो कोई भी नहीं होता। ठीक है, 3 तरह के कौन से आपके पास? मानसून सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, और इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे जो शीतकालीन सत्र आपके देखने को मिलता है। कंप्लीट, यहां से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 123 की मैं बात कर रहा था कि एक राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि जब कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 123। इसके अलावा जो राज्यपाल के पास भी ऐसी शक्ति होती है आपके पास राज्य के अंदर। आर्टिकल कौन सा आपके पास? 123 राष्ट्रपति से रिलेटेड। आर्टिकल 213 आपके पास राज्यपाल के पास जो है राज्य के अंदर अगर आपके कोई बनाना है और वहाँ पे कोई सत्र नहीं चल रहा है राज्य के अंदर, तो यहाँ पे जो है 213 के अंतर्गत वो अध्यादेश जारी करके उसको जो है वहाँ पे लागू कर सकता है। ठीक है, समझ आई बात? बात की जाए राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति आपके पास है क्या? आदमी है आपके पास।
राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति है कौन? राष्ट्रपति आपके पास प्रमुख आपके होते हैं। इसके अलावा बात की जाए राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके और एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देख लेंगे। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके क्या प्रश्न बन सकते हैं? योग्यता आपसे पूछी जा सकती है कि मिनिमम एज कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, तो जिनके रिप्लाई है 35, बिल्कुल सही है। राज्यपाल के लिए जो मिनिमम एज 35 है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयात पर्सन के आपके कार्य करता है। बात की जाए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, पता होना चाहिए, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है। बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह की जो है आपातकालीन आपके देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 कंप्लीट। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास 3 तरह की विटो देखने को मिलती है। कौन कौन सी है? 3 तरह की विटो राष्ट्रपति के पास है। शक्तियों की बात की जा रही है, राष्ट्रपति के पास 3 तरह की विटो यहाँ पे देखने को मिलती है। 3 तरह की विटो का यूज किया था। कौन सी विटो आपके पास है 3 तरह की, वो बतानी है आपने। इसके अलावा बता दीजिए, पहले विटो आप बता दीजिए, 3 तरह की विटो हैं, कौन कौन सी है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये विटो आपके देखने को मिलती है? आर्टिकल कौन सा? 111, 111। ठीक है, 3 तरह की विटो है। कौन कौन सी विटो है? तो आपके पास निरपेक्ष विटो, ठीक है, निलंबनकारी विटो और पॉकेट विटो। ठीक है, आपने इमरजेंसी वाले आर्टिकल हमने कर लिए। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल पूछा जा सकता है, कितने वर्षों का आपके रहता है? तो 5 ईयर का रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट आपके पास उपराष्ट्रपति की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी आपके इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो आपके पास उपराष्ट्रपति जो है वो आपके जो है पदेन सभापति होते हैं किस सदन के? पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति किस सदन के, ये आपने बताना है। पदेन सभापति जो होते हैं राष्ट्रपति, वो किस सदन के? उपराष्ट्रपति जो आपके पास पदेन सभापति है वो किस सदन के आपके देखने को मिलते हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, सभी को पता है राज्यसभा का है। इसके अलावा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि किस सदन का सभापति उसका सदस्य नहीं होता, अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि किस सदन का जो सभापति है वो उसका सदस्य ही नहीं होता, सभी को पता है राज्यसभा का जो सभापति है तो वो आपके क्या है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो सिर्फ पदेन सभापति के तौर पे वहां पे अपनी भूमिका निभाता है, ना ही वो आपके मत में जो है अपना योगदान दे सकता है। अगर किसी विषय संबंधी कोई आपके पास प्रक्रिया ऐसे समय में फंस गई है कि जहां पे दोनों का टाई हो गया, तो ऐसे में वो मत भी आपके नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 हो गया, आर्टिकल 360 हो गया, तीनों आपके पास आपातकाल से रिलेटेड है। आपातकाल भी तीनों अलग अलग तरह के, एक राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल आपके पास आर्टिकल 360। कंप्लीट ये वाला सेशन। आगे चलेंगे, आगे आपके पास देख लेते हैं कि आपके पास क्या प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति हमने देख लिया, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आपके जो है मिनिमम एज कितनी होती है? प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज 25। किसका? अगर आपके 25 एज है, इसका मतलब किस सदन से है? लोकसभा से। अगर प्रश्न पूछा जाए कि आपके पास अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से आपके बनने वाला हो तो मिनिमम एज कितनी होगी? प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर राज्यसभा से है तो मिनिमम एज कितनी होगी? 30। मतलब कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 30। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 25। जिस तरह से राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 30, उसी तरह राज्य के अंदर जो विधान परिषद है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 30। जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कितना होता है, मैंने क्या कहा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? 6 ईयर। उसी तरह राज्य के अंदर विधान परिषद की स्थिति है। जिस तरह से आपके पास केंद्र में राज्यसभा की स्थिति है, तो विधान परिषद की अगर बात की जाए तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 ईयर। ठीक है, दोनों की सेम स्थिति है, दोनों की जो है मिनिमम एज जो है 30 है। कंप्लीट हो गया। अगर प्रधानमंत्री जो आपके पास राज्यसभा का सदस्य हो तो आपके पास मिनिमम एज प्रधानमंत्री बनने के लिए 30। ठीक है, अगर लोकसभा से हो तो मिनिमम एज कितनी है? 25। इसके अलावा बात की जाए आपकी जो है राज्यपाल की, राज्यपाल का 35 ईयर है, राष्ट्रपति भी 35 ईयर, सेम है दोनों।
ठीक है। प्रधानमंत्री की जो मिनिमम एज 25 है, इसका मतलब है कि कहां से आपके पास है, लोकसभा से। अगर बात की जाए राज्य में आपके पास मुख्यमंत्री की बात की जाती है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए आपकी 25। इसका मतलब क्या है कि वो किस सदन का सदस्य है, विधानसभा का। यानी कि आपके पास राज्य के अंदर जितनी भी विधानसभा है, भारत की जितनी विधानसभा है, उन विधानसभाओं में जितने भी आपके पास मेंबर है, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है आपके पास 25 ईयर। बाकी इसकी बात की जाए तो कितने वर्ष आपके रहते हैं, तो एक सदस्य का जो कार्यकाल है विधानसभा के अंदर कितने समय देखने को मिलता है, ये डिपेंड करता है उस गवर्नमेंट पे जो वहां पे उस समय रूलिंग है। बात की जाए प्रधानमंत्री का कार्यकाल, वैसे तो आपके 5 वर्षों के लिए आपके देखने को मिलता है, लेकिन इसको समय से पहले भी आपके स्थगित किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री हो गए, राज्यसभा हो गया, लोकसभा का हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या आपसे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बन सकते हैं आपके पास समितियां, संसद की कुछ एक समितियां हैं, लोक लेखा समिति। इसके कई बार सदस्य आपसे पूछे जाते हैं कितने आपके सदस्य होते हैं किस समिति के अंदर, ये आपने बताना है किस समिति के अंदर कितने सदस्य। लोक लेखा समिति की अगर मैं बात करूं तो कितने सदस्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 15 आपके पास लोकसभा से और 7 आपके पास यहाँ पे राज्यसभा से। टोटल कितने हुए 22। लोक लेखा समिति में टोटल कितने मेंबर होते हैं 22। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास प्राकलन या फिर कह लीजिए आकलन समिति, एस्टीमेट कमेटी जिसको आप कहते हैं। तो एस्टीमेट कमेटी आपके सबसे बड़ी कमेटी भी देखने को मिलती है। एक प्रावधान ये आपने याद रखना। दूसरा, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो है मेंबर कितने आपके देखने को मिलते हैं इस समिति के अंदर। जो प्राकलन जो समिति है, इसको लोक लेखा समिति आप कह रहे हो, इसके अंदर जो टोटल सदस्य जो आपके पास होते हैं कितने होते हैं और किस सदन के आपके होते हैं। टोटल आपके यहाँ पे 30 मेंबर आपके देखने को मिलते हैं और इसमें सभी सदस्य कहाँ से आपके होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आपके लिए एरिया थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, कुछ एक थोड़ा सा डेप्थ में लेकर चले जाए आपको पता लगे कि आपने सच में पढ़ा है। जो आपको मैंने टास्क दिया था कि आपने अगर क्लासेस नहीं लगा पाओ तो एटलीस्ट खुद आपने देख लेना, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ये वाला सेक्शन, ये वाला कंप्लीट आपके पास हो गया है, ठीक है। इसके अलावा और क्या आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपने बताना है कि किस वर्ष जो है आपके पास एज को जो है, जो मतदान की जो आपकी आयु है वो आपके पास 21 से 18 वर्ष आपकी की गई थी। किस अमेंडमेंट के अंतर्गत, किस पर्टिकुलर ईयर के अंतर्गत, ईयर भी आपने बताना है, अमेंडमेंट आपने बताना है, ये सारी चीजें आपने बतानी, बता दीजिए। कमेंट सेक्शन में आ जाइए जल्दी से और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अमेंडमेंट कब हुआ था आपके पास, अमेंडमेंट आपके पास देखने को मिला था 1989 में। और अमेंडमेंट कौन सा था, अमेंडमेंट था आपके पास 61, 61वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न आपसे बनता है, ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, बता दीजिए। राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। इसके अलावा जो आपके पास लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उसको अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता, वो आपके सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ठीक है, और जो लेता है। चलिए आगे आपके पास चलेंगे, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, कुछ एक प्रश्न आपके ऐसे देखने को मिलते हैं, तारांकित प्रश्न आपके होते हैं, कुछ आपके पास होते हैं अतारांकित और कुछ आपके पास होते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। इसके बारे में आप बता दीजिए जरा क्या क्या है या प्रावधान। तारांकित प्रश्न आपके कौन से हैं, तारांकित जो प्रश्न है इसका मतलब क्या है कि संसद में कुछ एक जो सेशन आपके चलते हैं, उस सेशन के अंदर कौन कौन से सेशन, जैसे प्रश्न काल चल गया, शून्य काल चल गया। शून्य काल की बात की जाए तो भारत की देन कब से ये शुरू हुआ, ये भी प्रश्न बनता है, ये भी पता होना चाहिए। तो बात की जाए यहाँ पे प्रस्ताव जब आपके देना हो, कुछ आपके क्वेश्चन पूछने हो इसके अंदर, तो कुछ एक स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपके नॉन स्टार होते हैं, तो ये आपके पास बताना है। तारांकित प्रश्न कैसे होंगे, मौखिक आपके होंगे, इनके उत्तर जो है मौखिक जो है आपके पास देने होते हैं। अतारांकित प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आपको लिख के देने होते हैं। अल्प सूचना के जो प्रश्न है इसके लिए आपको जो 10 दिन का जो है नोटिस देकर इसको पूछा जाता है, ठीक है, कंप्लीट है। इनसे कई बार हो सकता है कि थोड़ा सा और एडवांस में यहाँ पे पूछा जाए। एडवांस में क्या पूछा जा सकता है कि जो तारांकित जो प्रश्न है जिनका मौखिक उत्तर देना होता है, किस कलर के जो है पेन से, किस स्याही से इसको लिखा जाता है,
इस प्रश्न को किस कलर से यहाँ पे लिखा जाता है? तो हरे रंग से लिखा जाता है। अतारांकित नॉन स्टार जो क्वेश्चन होते हैं, जिनको जो लिखित रिपोर्ट जिनकी सौंपनी होती है, ये सफेद रंग के आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अल्प सूचना के जो प्रश्न है, जिनका मौखिक उत्तर आपका देना होता है, 10 दिन पहले इसको जो है दिया जाता है, आपके पास नोटिस देकर पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, इसको हल्के गुलाबी रंग से यहाँ पे देखने को मिलता है। शून्यकाल की मैं बात कर रहा था, शून्यकाल जो भारत की देन है, कब इसको देखने को मिलता है? 1962। ठीक है, ठीक है, ओके। एक चीज और मैं भूल गया, यहाँ पे लिखी हुई दिख गई तो मैं बता रहा था, आर्टिकल 108 जो मैं आपको बता रहा था कि ज्वाइंट सेशन है, ये आपके पास आज तक कितनी बार हुआ है, ये आपको मैं बता रहा था बीच में भूल गया इसको मैं, तो इसको आप बता दीजिए कितनी बार आपके देखने को मिला आर्टिकल 108। तो आपके पास अभी तक जो है 2023 तक ये 5 बार देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि मैंने आपको बता दिया हो, लेकिन हो सकता है कि बातों बातों में भूल गया हो। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा संसद से रिलेटेड कोई और प्रश्न अगर बनते हैं तो एक बार मैं संसद से रिलेटेड एक बार पूछ लेता हूं, सारे प्रश्न जितने हैं। संसद जो है, संसद का स्थायी अंग कौन सा है? संसद का स्थायी सदन कौन सा है? ठीक है, राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है, 5 ईयर आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के जो सदस्य हैं, कितने सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्यों का कार्यकाल आपके समाप्त हो जाता है? प्रश्न आपके पास, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्यों का कार्यकाल आपके समाप्त हो जाता है? तो 1/3 बिल्कुल आपके सही रहेगा। इसके अलावा जो आपके पास राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, किस तरह से आपके देखने को मिलता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, बिल्कुल। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? वो शपथ आपके नहीं लेता। इसके अलावा भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होगी, वो किस तरह के विधेयक पे आपके देखने को मिलेगी? साधारण जो आपके होगा, जिसको 1/3 से मेजोरिटी से पास किया जाना हो। इसके अलावा आपके पास प्रथम बार जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था, संयुक्त अधिवेशन यानी कि आपका ज्वाइंट सेशन, पहली बार जो ज्वाइंट सेशन है वो आपके कब किया गया और किसके लिए आपके किया गया था? बता दीजिए। अभी तक टोटल 5 बार देखने को मिला है, और पहली बार आपकी ये कब देखने को मिला है, ये आपने बताना है। 1961 में, और डोरी प्रोहिबिशन यानी कि दहेज प्रथा के विरुद्ध था, और इसको पास यहाँ पे किया गया था इस आर्टिकल 108 के अंतर्गत। इसको राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया था और यहाँ पे ये पास आपके हो गया था। ठीक है, इसके अलावा आपके पास प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, प्रश्न क्या बन सकता है आपके पास? संसदीय प्रणाली की सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है, बता दीजिए। संसदीय सरकार को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास संघीय सरकार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये वाले आपके कंप्लीट है। राज्यसभा कंप्लीट है, लोकसभा कंप्लीट है। कुछ एक प्रस्ताव आपने देख लेने, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है इसको पता होना चाहिए। इसके अलावा नौकरशाही शब्द आपके एक्चुअल में है क्या? इसके अलावा जो आपके पास लाल फीताशाही जो शब्द आपका यूज होता है, किसके लिए होता है? इसके अलावा बूट लेगिंग वर्ड किसके लिए यूज होता है? विटो आपके क्या है? शिखर जो सम्मेलन है वो आपके वर्ड किसके लिए यूज होता है? व्यस्क मताधिकार है, किसके लिए वर्ड यूज होता है? एमनेस्टी जो वर्ड है एक, ये किसके लिए आपका यूज होता है? इसके अलावा बंकर स्टेट एक वर्ड है, ये इंडियन पॉलिटी के अंदर आपके देखने को मिलते हैं, किसके अंतर्गत आपके जो है, किससे संबंधित है? बुजुर्वा जो वर्ड है, किसके लिए आपके ये यूज होता है? इसके अलावा आपके पास और कौन सा प्रश्न बन सकता है? और प्रश्न बन सकता है आपके पास, एक और प्रश्न है आपके पास, इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, ये एक प्रश्न बनता है, ये किससे रिलेटेड है? ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर सारे, ये तो आपको जाकर देखने पड़ेंगे। जुडिशरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपके पास उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो उच्चतम न्यायालय का गठन आर्टिकल किसके अंतर्गत देखने को मिलता है? प्रश्न आपके पास है, उच्चतम न्यायालय का गठन आपके पास किस आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलता है? आर्टिकल 124 जो कह रहे हैं बिल्कुल आपके सही है। बात की जाए उच्चतम न्यायालय की तो अभी जो है टोटल इसमें कितने हैं, कितने न्यायाधीश है कुल? उच्चतम न्यायालय के अंदर सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न है, हो सकता है कि आपके पास अपडेट ना हो, लेकिन अपडेट इसको कर लेना। पहले आपके पास था 30 + 1 यानी कि 31। बुक्स के अंदर मैक्सिमम यही होगा, जो न्यू एडिशन में नहीं है बुक्स। लेकिन अब की अगर मैं बात करूं, अभी आपके पास 33 + 1 टोटल कितना हुआ? 34। उच्चतम न्यायालय की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उच्च न्यायालय की बात करनी भी जरूरी थी। उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें हाई कोर्ट, तो टोटल जो है भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट है टोटल भारत के अंदर, ये पता होना चाहिए। टोटल कितने हाई कोर्ट है भारत के अंदर? जिनके रिप्लाई आ रहे 25, बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल से अगर आप हो तो हिमाचल के जो है अभी जो है हिमाचल के अंदर जो आपके पास
उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल का आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल के राज्यपाल कौन है, हिमाचल के जो नए मुख्यमंत्री कौन बने ये पता होना चाहिए, हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने ये पता होना चाहिए। क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बाकी उनको बता रहा हूँ जो आपके पास यूट्यूब वाले स्टूडेंट है उनको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति की हमने बात की, भारत का राष्ट्रपति कौन है ये पता होना चाहिए, अपडेट रहना है 2023 में आपके कौन है, 2023 में राष्ट्रपति कौन है। इसके अलावा जो आपके पास उपराष्ट्रपति कौन बने 2023 में ये पता होना चाहिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर आपके पास भारत में कौन है, हिमाचल में अभी बने हैं, हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, तो अभी आपके नए बने हैं वो आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको अपडेट रहना है करंट से रिलेटेड। बताने को मैं बता दूं, लेकिन अगर इसको 4 से 5 साल बाद कोई वीडियो देखेगा, हो सकता है वहाँ पे अपडेट हो जाए, तो बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे आपसे और क्या प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न आपसे देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सारा आर्टिकल हमने देख लिए, जितने इंपॉर्टेंट थे देख लिए हैं। भाग आपसे मैंने पूछ लिए नहीं, लेकिन भाग आपने देख लेना कि किस भाग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके हैं। ठीक है, समितियां मैंने आपसे पूछ ली है। ठीक है, कुछ राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उनको आपने देख लेना कि किसका जो स्थापना आपके कब देखने को मिली, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, ये वाला आपका हो गया है, ये वाला कंप्लीट हो गया सेक्शन। ओके, ठीक है, पंचायती राज से क्वेश्चन आपके बन गए हैं। अनुसूचियां आपने देख लेना, कौन सी अनुसूची कौन सी आपकी थी और कब आपके देखने को मिली। इसके अलावा अमेंडमेंट जितने इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लेना कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ, 42 अमेंडमेंट कब हुआ, 44 अमेंडमेंट कब हुआ, 61 आपके कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। एक्ट 86 आपके कब हुआ, इस तरह के अमेंडमेंट 24 अमेंडमेंट कब हुआ, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, सारे तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आपने एक बार देख लेना। ठीक है, विश्व का सबसे जो कठोर आपके जो है संविधान है किस देश का है बता दीजिए, जहां पे 2017 में इनको जो है राइट टू वोट का जो है राइट मिला था, बता दीजिए। वोमेन को जो है 2017 में यहाँ पे जो है वोट का अधिकार दिया गया। विश्व का सबसे कठोर संविधान सऊदी अरब का। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक आपने देखना, केशवानंद भारती केस आपके जो क्या था ये आपने देखना, मिनर्वा मिल्स आपके क्या था ये आपने देखना। इसके अलावा जो है शंकरी प्रसाद विवाद आपके जो है वो क्यों आपके देखने को मिला, 1951 में क्या प्रावधान हुए जहाँ से वो चीज़ें हुई वो आपने देख लेना। क्लास के अंदर तो हमने कर लिया, बाकी जो रिप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट जो आपके क्लास वाले ऑनलाइन क्लास वाले ये कर सकते हैं। आर्टिकल हमने सारे देख लिए हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी में तो ये वाले कुछ एक प्रावधान थे वो हमने देख लिए हैं, बाकी कुछ एक चीज़ें और भी आपकी हैं तो वो आपकी रह गई है, तो उसको देख लेंगे कभी और बीच में, नेक्स्ट सेक्शन में कर लेंगे। बाकी मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी होगा, या कर लेना है, अब आप रिप्लाई कर लीजिए, कर लेना है कि इतना काफ़ी होगा, कि और पूछ लूँ थोड़ा बहुत आपसे, कुछ और पूछ लिया जाए, और पूछ लिया जाता, थोड़ा बहुत थोड़ा सा और देख लेते हैं, 5 से 10 मिनट देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का जो है क्या कहा जाता है, या इसको प्रश्न ही मैंने गलत पूछ लिया, आंसर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न क्या था कि आपके पास संविधान का जो मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को। इसके अलावा भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग, भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग किसे माना जाता है। रैंडमली क्वेश्चन पूछता हूँ, जितने याद आगे देख लेते हैं। ठीक है, बता दीजिए। मौलिक अधिकार को जो है दार्शनिक भाग माना जाता है, बिल्कुल सही है। राज्य की नीति निर्देशक को, दोनों को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों को आपके जो है मेग्ना कार्टा आपके माना जाता है। ठीक है, मेग्ना कार्टा एक्चुअल में था क्या, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेग्ना कार्टा है क्या, जो आपकी कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है, एक्चुअल में मेग्ना कार्टा है क्या, ये रिलेटेड है इंग्लैंड से। इंग्लैंडों का एक अधिकार जो पत्र है उसको नाम दिया गया था मेग्ना कार्टा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा प्रश्न आपसे बन सकता है कि संसद के जो है किस सदन का प्रतिनिधि, किस सदन को जो है प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, यानी कि जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल जो आपके पास है, कौन सा है, निम्न सदन है लेकिन अधिक शक्तिशाली है, बिल्कुल सही है, लोकसभा आपके रहेगा। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष आपके जो है कौन होता है, सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है, बता दीजिए। मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति, सभी को पता है, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, कुछ एक स्टेटमेंट्स है, ये भी हालांकि इंडियन पॉलिटी के अंदर तो ये नहीं आती, इंडियन पॉलिटी में इसको नहीं करेंगे, लेकिन करनी नहीं, इसको छोड़ देते हैं। हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है वहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे जो आपके पास ये है,
ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपने एक बार देख लेना। बाकी तो इंडियन पॉलिटी तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जितना क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा वो तो सारा यही आपका है। इससे बार आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, इससे बार कुछ एक विवाद है, बाकी कुछ एक संबंध है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनके विषय आपने देख लेने कौन कौन से विषय हैं। उच्च न्यायालय हो गया आपके पास, इसके अलावा जो है उच्चतम न्यायालय, इन दोनों का आपने देख लेना कि इनकी जो है एज कितनी एज में ये रिटायर होते हैं। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 65 ईयर में आपकी ये रिटायर होते हैं। और बात कीजिए आपके पास हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट का बता दीजिए जरा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितनी उम्र में आपके रिटायर होते हैं, कितनी उम्र इनकी होती है सेवानिवृत्ति की, तो 62 ईयर, ये आपने देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी आपने देख लेना, बाकी PIL आपने देख लेना, रिट इनकी देख लेना कि सुप्रीम कोर्ट रिट आपकी जो किसके अंतर्गत आपके जारी करता है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और यही रिट आपकी अगर उच्च न्यायालय से करनी हो तो 226। ठीक है, कितने तरह की रिट होती है, 5 तरह की रिट होती है। 5 तरह की रिट कौन कौन सी है वो आपको मैंने क्लासेस के अंदर बताया है, जिनको नहीं पता प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, अलग से एक फोल्डर बना है इंडियन पॉलिटी का, उसमें आपने देख लेना। NGT के बारे में देख लेना, NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के बारे में देख लेना, कब इसकी स्थापना हुई, 2010 में। इसके अलावा और इसको डिटेल में पढ़ लेना कि क्या क्या है। लोक अदालतों के बारे में देख लेना कि लोक अदालतें क्या है, इनके जो डिसीजन है उसको जो आप बाद में आपको जो रिव्यू के लिए भी नहीं डाल सकते, इस तरह के प्रावधान ये सारे देख लेना आपने। ठीक है, इसके अलावा निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल ये पता होना चाहिए, निर्वाचन आयोग जो है कैसे कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए। GST वगैरह आपके पास, ये आपके पास जो देखने को मिला था लास्ट में अमेंडमेंट जो हुआ था, किस अमेंडमेंट के अंतर्गत आपको ये देखने को मिला था ये पता होना चाहिए। कब GST आपको लागू हुआ 2016 के अंदर, ये पता होना चाहिए। पर्टिकुलर डेट आपको पता होना चाहिए। ये सारे आपके पास जो इंडियन पॉलिटी का इतना ही आपकी कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा आपका क्या आपका होगा। निर्वाचन आयोग तो आपने देख लेना है, निर्वाचन आयोग में मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त, उसके अंतर्गत 2 आपके और आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार जो है इंडियन पॉलिटी की जो कंप्लीट ये बुक अगर आपने देख ली तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन पॉलिटी को और कहीं से आपको देखने की जरूरत है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी आपके इंडियन पॉलिटी में, तो आपके लिए अपनी ओर से मैं टेस्ट लेकर आया था। तो सारी चीज़ें तो बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लासेस होती है, टेस्ट आपका टेस्ट होता है, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो है कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट आपका कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके बाकी कुछ एक टॉपिक रह गए, कुछ एक डिटेल में और बताने को चीज़ें रह गई है, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें हम इसको जो है कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट हम कर लेंगे। बाकी जो है आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। इसके अलावा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के आपके लिए मैं टेस्ट लेकर आऊँगा हर संडे। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हो सकता है कि नेक्स्ट संडे आपकी क्लास ही ना हो। क्लास की टाइमिंग आपकी बिल्कुल मेरे ख्याल से सेम रहेगी, तो जैसे आज आपको मिली है इसी टाइम पर आपको नेक्स्ट संडे भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, आप सभी अब जा सकते हैं।